समुच्चय को पढ़ना क्या है, बहुत ज़रूरी है अभी के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्यों ज़रूरी है, तो हमने इसके लिए भी लिखा है क्योंकि समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन, जो कि हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, ज्यामितीय अनुक्रम के लिए किया जाता है, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। कितना सिंपल है। और अब बताते हैं कि समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ ग्रोगर सेंटर द्वारा 1845 से 1918 में किया गया था। अब ये तो मोटी मोटी बातें बस इतनी हो गई कि हमें कॉपी को सजाना किस तरह से है, लेकिन समुच्चय होता क्या है हमें ये भी तो जानना है कि समुच्चय होता क्या है। इतना से तो हम बस अपने कॉपी को सजा सकते हैं। समुच्चय के भूमिका या इंट्रोडक्शन लिख के हम बस अपने कॉपी को सजा सकते हैं, लेकिन समुच्चय होता क्या है इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि समुच्चय हमारा होता क्या है। समुच्चय हमारा क्या होता है। समुच्चय लिखने से क्या समझ में आता है। समुच्चय लिखने से हमें क्या समझ आता है कि समुच्चय क्या होता है। इससे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि समुच्चय होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं। समुच्चय कुछ नहीं होता है। समुच्चय समूह को कहते हैं, मतलब समूह के लिए समुच्चय शब्द आया है। क्या आया है, समुच्चय शब्द जो है, समुच्चय शब्द हमारा एक समूह के लिए आया है। अब समूह किस चीज़ का होता है। समूह मतलब भीड़। हमें दिया क्या है, हमें वो दिया समुच्चय है, हमें वो दिया समुच्चय है। समुच्चय कुछ नहीं होता, जो हमारा समूह होता है ना, उसी को थोड़े से मॉडिफाई करके हम समुच्चय बोलते हैं। और समूह क्या होता है, एक भीड़ जो होती है ना, वही हमारा समूह होता है। तो भीड़ किसका किसका हो सकता है। भीड़ किसका किसका हो सकता है। भीड़ या तो व्यक्ति का होगा, नहीं तो वस्तु का होगा, या फिर जानवर का होगा। भीड़ तो इन्हीं तीनों चीज़ का हो सकता है ना, या तो व्यक्ति का भीड़ हो, वस्तु का भीड़ हो, या जानवर का भीड़ हो। भीड़ यही तीनों का हो सकता है ना। लेकिन इसमें एक और अच्छा शब्द जोड़ा गया है। अच्छा शब्द कह लीजिए, या आप अपने शब्दों में जो कह सकते हैं कह लीजिए। इसमें एक और शब्द जोड़ा गया है, समूह का सभी सदस्य सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसमें सेट्स की परिभाषा में कहा गया है, सेट्स की परिभाषा में कहा गया है, सेट्स की परिभाषा में कहा गया है कि समूह का, ये जो समूह हमने लिखा है, इस समूह का प्रत्येक सदस्य, समूह का प्रत्येक सदस्य, समूह का प्रत्येक सदस्य सबके लिए एक समान होना चाहिए। सदस्य सबके लिए, सदस्य सबके लिए क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। सबके लिए एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं। इसमें हम ले सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं, जैसे हो गया नेताओं का समूह। अगर नेताओं का समूह अगर हम कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ है कि कोई नेता है तो वो आपके लिए भी नेता है और हमारे लिए भी नेता है। जैसे हम इसमें एक और कहते हैं प्राकृत संख्या। अगर किसी से भी पूछा जाए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो वो इजीली हमें एक ही शब्द कहेगा कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। कोई दो बच्चे हैं ए और बी, हमने इन दोनों से कहा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो इन दोनों ने हमें एक ही जवाब दिया। इन दोनों ने हमें एक ही जवाब दिया कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब क्या है, प्राकृत संख्या हमारा एक समुच्चय है। समुच्चय कहने का एक ही अर्थ होता है कि उस समूह का प्रत्येक सदस्य सबके लिए एक समान होना चाहिए।
समुच्चय का कुछ और अलग अर्थ होता ही नहीं है। समुच्चय का बस एक ही अर्थ होता है कि समूह का प्रत्येक सदस्य सबके लिए एक समान होना चाहिए। आइए अब हम इसके और उदाहरण पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम इसके कुछ उदाहरण पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, हमने ए से पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के बारे में बताओ, तो उसने ए ई आई ओ यू बताया, बी भी वही बताया। या आपसे भी हम पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ए ई आई ओ यू जो है आप वही बताएंगे। इसका कहने का क्या अर्थ है कि हमारा जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, वो सबके लिए एक समान होने चाहिए। क्योंकि हम किसी से भी पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्वर हैं, तो हमें सभी से एक ही उत्तर प्राप्त होगा कि कितने हैं, तो 5 है। इसका कहने का क्या मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी जो स्वर है वो एक सेट्स होंगे। क्या होंगे? एक सेट्स होंगे। तो अब हम इसे अपने शब्दों में लिख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। दूसरा हमने बताया आपको प्राकृत संख्या। तीसरा हमने आपको बताया अभाज्य संख्या। और चौथा हमने आपको बताया किसी का परिवार। ठीक है, किसी का परिवार। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बोलेंगे कि समुच्चय। अब हम समझ गए कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय वो होता है, हम समूह को समुच्चय कहते हैं। और समूह का प्रत्येक सदस्य सबके लिए एक समान होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे। ठीक है, उसे हम सेट्स कहेंगे। अब हमें ये जानना है कि सेट्स को हम लिखेंगे किस तरह से। ए ई आई ओ यू एक सेट है। यस एंड नो? ए ई आई ओ एंड यू एक सेट्स है? यस एंड नो? तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी का परिवार है तो ये तो निश्चित रूप से क्या होगा कि घर के अंदर बंद होगा, है ना। किसी का परिवार क्या होता है? एक ही घर में एक साथ रहते हैं। एक ही घर में अगर 5 लोग एक साथ रहें तो हम क्या कहेंगे कि ये उनका परिवार है, यही तो हम कहेंगे। तो सेट्स होने के लिए ज़रूरी क्या है कि समूह का प्रत्येक सदस्य सबके लिए एक समान होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सभी सदस्यों को हमें मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, तभी यह क्या करेगा? सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, अन्यथा ये भी नहीं करेगा। अब तो हम इतना समझ गए कि ये सेट्स नहीं है और ये हमारा सेट्स है। तो अगर हमें लिखना हो कि ए, अगर कहीं पे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ एंड यू, और ऑप्शन में हमें दे दे ऑप्शन ए करके कि इसका जो सदस्य है इस सेट्स ए का सदस्य कौन है? ए है। सेट्स ए का सदस्य कौन है? ए है। तो इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इस सेट्स का सदस्य मेंबर ए तो है ही, लेकिन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका सदस्य है? तो इसका भी खोज गणितज्ञ ग्रोगर सेंटर द्वारा किया गया है। सदस्य है तो इसके लिए इप्सिलॉन शब्द को जोड़ा गया है।
इसके लिए इप्सिलॉन शब्द को जोड़ा गया है। अगर सदस्य है तो इप्सिलॉन लिखेंगे, अगर सदस्य नहीं है तो हम इप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। सदस्य नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? इप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। जैसे देख लेते हैं हम, ये जो सेट्स है हमारा वो क्या है? वो अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल का क्या है? संग्रह बना रखा है। लेकिन अगर कहीं पे क्वेश्चन दे दिया जाए कि बी क्या ए का सदस्य है, तो बी ए का सदस्य नहीं है, क्योंकि बी क्या है? बी हमारा एक कॉन्सोनेंट है और इस सेट्स में क्या है? केवल और केवल वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और अगला कंसेप्ट इस पे आता है सच डैट का। क्या आता है? सच डैट का। जैसे हमने कहीं पे लिखा एक्स सच डैट एक्स, ठीक है, तो ये जो पहले आप लोग 10th में पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे कि इसे हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। लेकिन नहीं, अब जब आप लोग 11th में आ गए हो, थोड़े अपर क्लास में आ गए हो, तो हर वर्ड को बोलने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो क्या है, पहले हम इसे अनुपात पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? अनुपात। इट मीन्स क्या? रेशियो पढ़ते थे। ठीक है, रेशियो पढ़ते थे। लेकिन अब हम इसे, चूँकि 11th में आ गए हैं, तो सच डैट पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है कि पहले वाला जो x है वो गुणों को बताता है। पहले वाला x क्या करता है? गुणों को बताता है, और दूसरे वाला x हमारा बस नाम को बताता है। जैसे इसको हम अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। एक्स सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। ठीक है, तो क्या है? एक सच डैट एक्स है ही क्या? तो हम ये जो पहले वाला एक्स है, इसका मतलब होता है कि क्या हम गुणों को बता रहे हैं। तो हम किसके गुणों को बता रहे हैं? तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल जो होता है उसके गुणों को बता रहे हैं ना। कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो चीज़ होता है, या तो वॉवेल होता है, नहीं तो कंसोनेंट होता है। तो ये दोनों जो होता है ना, वो अल्फ़ाबेट का क्या होता है? उनका गुण होता है। तो हमने पहले x का क्या मतलब निकाला कि वो गुणों को बताता है, और दूसरे x का हमने मतलब निकाला कि क्या? कि इनका नाम है। क्या नाम है इनका? इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं एक्स सच डैट एक्स। ठीक है, तो आपका जो ये कंसेप्ट हुआ चैप्टर 1 का जो आपका कंसेप्ट हुआ वो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चंस को अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।